वेलकम इन दिस लेक्चर। आज की क्लास में हम स्वास्थ्य भौतिकी बुक की यूनिट 3 जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट में हम ठोसों में जो विद्युत और उसमें चालकता है उन गुणों में कंपैरिजन देखेंगे, और वो भी विशेषकर किसके लिए? धातुओं के लिए। क्योंकि धातुओं में का जो एक विशेष गुण है वह है विद्युत का सुचालक होना। तो विद्युत चालकता का हम विस्तार से इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। अगर विद्युत चालकता की बात करें, विद्युत चालकता क्या है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए एक सही मॉडल को यानी सूक्ष्म रूप से विद्युत चालकता को एक्सप्लेन करने का कार्य किसने किया, तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले ड्यूड और लोरेंज का सिद्धांत जो 1900 सदी में दिया गया और जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत से भी जानते हैं। इसके बाद में इसकी थोड़ी सी चर्चा, तो इसको तो हम पूरा डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक जो है वो देख लेते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत पे आधारित था और ये तीर सम्मत सिद्धांत भी कहलाता है, क्योंकि ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी से इसको स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में सोमरफेल्ड का जो सिद्धांत है वह हम पढ़ेंगे, जो 1928 ईस्वी में बताया गया। यह क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। इसमें क्वांटम परिकल्पनाओं को उपयोग में लिया गया और इस सिद्धांत में फर्मी डिराक सांख्यिकी को उपयोग में लिया गया, क्वांटम सांख्यिकी जो है। इसके बाद में तीसरा जो सिद्धांत है वह क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, जिसे हम जोन थ्योरी भी कहते हैं। ये भी 1928 में ही इंट्रोड्यूस हुआ और यह ब्लॉक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। यह जो सिद्धांत है मुख्यतः यह जो बैंड, जो ठोसों में जो बैंड होते हैं उसको बताता है। जो बैंड थ्योरी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ब्लॉक जो थ्योरम है ये हमारे अगली यूनिट में है, इस यूनिट में ये नहीं है। इस यूनिट में हम इन दोनों सिद्धांतों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्यूड लोरेंज सिद्धांत को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ड्यूड लोरेंज सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम जो विद्युत चर हैं, जो धातुओं की जो विद्युत गुणों को समझाने वाली जो कुछ राशियां, जैसे चालकता, गतिशीलता, ठीक है, प्रतिरोधकता, इन सब के मध्य जो छोटे छोटे संबंध जो हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़े हैं उनको एक बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखिए, अगर हम एक बेलनाकार चालक लेते थे जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, ठीक है, और इसके इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n है। तो इस में प्रवाहित धारा जो है I, इसको हम परिभाषित करते थे NeAVD। देखो यहाँ जो VD होता था वो क्या होता था कि अगर मान लो इस चालक को हम दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगा दें, यानी विद्युत विभवांतर उत्पन्न कर दें, तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन का उस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो वेग बन जाता था जो एक दिशा में, वह उसका अपवहन वेग कहलाता था। तो यहाँ हम VD को के रूप में अगर धारा को परिभाषित करना चाहें तो I = NeAVD। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए हम इसको -NQAVD लिख देते हैं। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कि माइनस है, तो इसलिए ये I के फार्मूले में ये माइनस काम में ले लिया। नेक्स्ट, अगर हम धारा घनत्व को परिभाषित करना चाहें तो देखिए, धारा घनत्व जो है वो है इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, दैट इज I/A। तो I/A से इसको हमने डिवाइड किया तो J = अपने पास में आ गया -NQVD। तो देखिए, धारा घनत्व है, अपवहन वेग के पदों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसके अलावा हमने जो
छोटे सिद्धांत पढ़े, देखिएगा। एक हमने पढ़ा था अपवहन वेग का किस पे निर्भरता, आरोपित विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता। तो अगर हम इस अनुक्रमानुपाती को यहाँ से हटाएं तो Vd इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं इसको म्यू ई। म्यू जो होती है वह क्या कहलाती है, गतिशीलता। तो देखिए ये एक नई राशि हम म्यू के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। तो यहाँ से म्यू जो है दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, Vd बाई ई, अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात, ये गतिशीलता के रूप में। इसके अलावा हमने धातुओं में चालकता के लिए ओम के नियम को पढ़ा, और ओम का जो नियम है उसका एक दूसरा रूप है जो कि ये कहता है कि धारा घनत्व दैट इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई होता है। तो देखिए धारा घनत्व है जे और ई है आरोपित विद्युत क्षेत्र, और सिग्मा जो है यह क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। तो यहाँ सिग्मा जो राशि है वह क्या है, चालकता है। कि Vd का मान मैं म्यू ई यहाँ पे रखूं, Vd इज इक्वल टू मैं यहाँ पुट करूँ J इज इक्वल टू माइनस एन क्यू, Vd का मान क्या रखा, म्यू इंटू ई। तो ये हो गया म्यू और ये ई अलग हो गया। तो देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए। यहाँ से हम देखते हैं कि चालकता सिग्मा बराबर वहाँ क्या है, माइनस एन क्यू म्यू। तो देखिए चालकता सिग्मा को हम गतिशीलता के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। तो ये छोटे छोटे जो समीकरण है ये हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इनको हम दोबारा इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे अभी काम में आएंगे। नेक्स्ट अगला, हम चालकता के पदों में देखिए, चालकता और चालकता का जो व्युत्क्रम होता है वह राशि क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू 1 सिग्मा, 1 चालकता। तो हम चालकता और प्रतिरोधकता के मानों से हम ठोसों में उनका विद्युत चालकता का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कैसे, देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें सुचालकों की, तो सुचालक वो होते हैं जिनकी जो चालकता होती है उसका ऑर्डर होता है 10 की घात 7 और इसका मात्रक होता है महो पर मीटर, जहाँ महो ओम जो मात्रक है प्रतिरोध उसका व्युत्क्रम है। चालक वो होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप के समानुपाती होती है, यानी ताप बढ़ने पर चालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वो बढ़ती है। चालकों के और भी विद्युत गुणधर्म है, उनकी भी हम बातें करेंगे, लेकिन एक बार हम कंपेयर कर रहे हैं तो इनको सामान्य 2 या 3 चीजों की बातें कर लेते हैं। उसके बाद में है अर्धचालक। अर्धचालक वो होते हैं जिनकी चालकता की कोटि 10 की घात -4 से 10 की घात -6 के महो पर मीटर के आसपास होती है। अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वह ताप पे सीधा निर्भर न करके उसका चरघातांकी फलन होती है, दैट इज रो इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू e टू दी पावर Eg बाई kT। तो ये चरघातांकी फलन, ये चरघातांकी फलन ये कहता है कि t का मान जैसे बढ़ेगा रो का मान वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अर्धचालकों की जो चालकता है वह ताप के बढ़ने पर क्या हो जाएगी, कम। नेक्स्ट चालकता नहीं सॉरी प्रतिरोधकता। नेक्स्ट प्रतिरोधकता कम हो जाएगी तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वो है अचालक। अचालक वो होते हैं जिनकी जो चालकता होती है वह 10 की घात -10 से भी कम, यानी 10 की घात -10 से 10 की घात -20 की कोटि की होती है, और उनकी जो अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वह भी ताप के बढ़ने के साथ क्या होती है, कम होती है। लेकिन बहुत ही छोटी राशि होती है उनकी चालकता, इसलिए उन पे ताप का जो इफेक्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी वो मोस्टली अचालकता ही रखते हैं। इसके अलावा अब हम चालकों के लिए जो कुछ विशेष उनके गुण हैं चालकता के लिए, उनकी हम एक चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे हम आने इस लेसन में जो आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उनके बारे में भी जानेंगे। चालकों के लिए कुछ विद्युत चालकता से संबंधित कुछ गुणधर्म क्या है कि चालक जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं। इसके अलावा चालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वह ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ेगी, चालकता क्या होगी, कम होगी।
लेकिन न्यून तापों पर चालकों की जो प्रतिरोधकता है वह ताप की घात 5 के क्या होती है, समानुपाती होती है। या न्यून तापों पर उनकी जो प्रतिरोधकता है वह ताप के बढ़ने पर बहुत ज़्यादा, के बाद 5 है ना, बहुत ज़्यादा अनुपात में बढ़ेगी। इसके अलावा देखिए चालक जो होते हैं वह अत्यंत न्यून तापों पर उनकी जो चालकता का मान होता है वह तीव्र रूप से बढ़ जाता है। यह जो नियम है यह चालकों का एक विशेष गुण अति चालकता को बताता है, जो कि हमारी अगली 5वीं यूनिट का पार्ट है। इसके अलावा देखिए चालकों की ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता दोनों ही क्या होती है, उच्च होती है। तो चालकों की ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता का जो अनुपात होता है वह ताप के समानुपाती होता है। वह जो नियम है यह वीडेमॉन-फ्रॉन्ज नियम कहलाता है, जो कि हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त चालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वह जो उसमें कोई भी अन्य जो मान लो जो हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई अशुद्धि जो है उसका उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो चालकों की प्रतिरोधकता पर अशुद्धियों का जो इफेक्ट है वह मार्टिसन नियम कहलाता है। ठीक है, जो भी इस यूनिट का हमारा पार्ट है। ठीक, तो इस प्रकार चालकों की चालकता के लिए हम ये कुछ जो विशेष बातें हैं ये हमने देखी। इसके अलावा एक और है, चालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, तो इन सब बातों में हम आगे आने वाले जो टॉपिक है उनका भी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। चलिए, अभी हमारा जो टॉपिक है चालकों की चालकता के बताने के लिए सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है ड्रूड और लोरेंज का सिद्धांत। सबसे पहले ड्रूड ने इसको इंट्रोड्यूस किया, फिर लोरेंज ने इसमें कुछ संशोधन किए या इम्प्रूवमेंट किए। तो इन दोनों का संयुक्त रूप से यह है ड्रूड लोरेंज सिद्धांत कहलाता है, जो चालकों की चालकता के लिए है। और यह इसी का दूसरा नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। किसके लिए? धातुओं की चालकता के लिए। देखिए, ड्रूड लोरेंज ने धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक पात्र में भरी हुई गैस के जो कण होते हैं, यानी जो रैंडमली मूवमेंट कर सकते हैं, उनकी तरह माना। इसलिए इसका नाम मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन गैस के कण और इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ असमानता भी है। और वो मुख्य असमानता क्या है कि जो गैस के जो कण या जो परमाणु हैं वो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत रूप से उदासीन नहीं होते, उनके पास में क्या होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है। दूसरा, मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस जो होते हैं उनका संख्या घनत्व है जो गैस के जो कण हैं उनके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इन असमानताओं के होते हुए भी लगभग हम उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के को एक पात्र में भरी हुई गैस के जो मुक्त कण हैं उनकी गति से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, इसको समझाने के लिए ड्रूड लोरेंज ने क्या कहा कि यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यह ऊष्मीय ऊर्जा से यादृच्छिक गति करते रहते हैं, और ये इस गति में गैस के जो इस गति में जो धातु के जो अन्य स्थिर आयन हैं उनसे ये क्या करते रहते हैं? टक्कर करते रहते हैं। और इन टक्करों में यह अपनी ऊर्जा को क्या है? खोते नहीं है, क्योंकि ये टक्कर क्या होती है? प्रत्यास्थ टक्कर होती है। ठीक है। हाँ, ये है कि इन रैंडम मूवमेंट के कारण इनकी एक कोई निश्चित दिशा में गति नहीं होती, इसलिए हम ये कहेंगे कि ऊष्मीय ऊर्जा के कारण चालकता नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ये एक दूसरे से कोई अन्योन्य क्रिया नहीं करते। इसके अलावा देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस जो है वह मॉडल तीर सम्मत सिद्धांत यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को फॉलो करता है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऊर्जाओं का वह मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को फॉलो करता है, यानी कि इनके लिए जो वितरण फलन है वह मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण फलन के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर इस वितरण की हम बात करें तो इसका जो वितरण का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है। यह जो वितरण फलन है यह y अक्ष के सापेक्ष सममित है। ठीक है। सममित होने का मतलब ये होगा कि जितने
प्लस दिशा में वेग वाले कण हैं, उतने के उतने कण क्या होंगे, माइनस दिशा में वेग वाले भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए अगर हम ये कहें कि इन इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग, उष्मीय वेग, वो क्या होगा, ये माध्य उष्मीय वेग उनका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। इसके अलावा यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनअपभ्रष्ट गैस की भांति बिहेव करता है। अनअपभ्रष्ट गैस का मतलब ये हो गया कि एक ही ऊर्जा के लिए एक ही प्रकार की अवस्था होती है। ठीक है। और अब देखो ये तो बात हो गई सारी की सारी उष्मीय की। अब अगर हम बात करें कि अगर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, तो अगर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो विद्युत बल है दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या होता है, QE। अब विद्युत क्षेत्र की एक दिशा हमने मान ली x, तो लगने वाला विद्युत बल है दैट इज इक्वल टू माइनस QEx। माइनस क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋणावेश है। ठीक है। अब चूंकि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान m हो गया, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। तो अगर हम वेग में परिवर्तन को हम यहाँ dv/dt से इंट्रोड्यूस करें तो देन m dv/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस QEx। और अगर हम ये कहें कि dv/dt क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस QEx/m। देखिए यहाँ इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। समझ में आई बात। विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वह एक निश्चित दिशा में होगा। ठीक है। इसलिए ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी दिशा में, माइनस का चिन्ह है इसलिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो गया, लेकिन उसको एक तरह से अपने साथ प्रवाहित कर ले जाता है। तो यहाँ यह इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वह अपवहन वेग कहलाता है। इसको हम Vd से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ मैं V की जगह क्या लिख दूंगा, dVd/dt। ठीक। तो ये समीकरण ये कह रही है कि इधर वाली जो टर्म है ये देखिए सारी क्या है, Qm कांस्टेंट है, और विद्युत क्षेत्र अगर है तो वेग में क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा। समझ आई बात। अगर वेग का मान बढ़ रहा है तो वेग का मान क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या घटना होगी, देखिए अब इस घटना को ड्यूड और लॉरेंज ने अप्रत्यास्थ टक्कर के रूप में बताया। कैसे, कि विद्युत क्षेत्र से प्रवाहित हुआ इलेक्ट्रॉन जिसका अपवहन वेग वो प्राप्त कर लेता है, वह इलेक्ट्रॉन आगे जाकर किसी और धनायन से टकराता है और वह टक्कर होती है अप्रत्यास्थ, उसमें वह अपनी ऊर्जा को क्या करता है, ऊष्मा के रूप में खो देता है। यानी कि सीधी सी बात है कि अपवहन वेग प्राप्त किया हुआ इलेक्ट्रॉन टक्कर करेगा और अपनी ऊर्जा को क्या करेगा, खोएगा। यानी कि उसके अपवहन वेग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो अगर मैं अपवहन वेग में टक्कर से परिवर्तन की बात करूं, ये तो हो गया अपवहन वेग में परिवर्तन किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। अब अगर हम बात करें अपवहन वेग में परिवर्तन किसके कारण, टक्करों के कारण, तो उसको और परिभाषित करते हैं हम। तो अपवहन वेग में परिवर्तन ड्यू टू कॉलिजन, यानी इसको कॉलिजन या हम टक्कर के रूप में लिख दें, तो वो देखिए किस पे निर्भर करेगा। सीधी सी बात है, जितना अपवहन वेग ज्यादा होगा उतना ही अपवहन वेग में परिवर्तन भी क्या होगा, ज्यादा। यानी कि यहाँ अपवहन वेग, क्योंकि टक्कर से अपवहन वेग में क्या होती है, कमी, और अपवहन वेग में यह कमी वेग, अपवहन वेग का मान ज्यादा होने पर क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मीन dVd/dt इज प्रोपोर्शनल टू माइनस Vd। माइनस तो आ गया इसमें कमी के कारण, और Vd जो है वो अपवहन वेग पर इसकी निर्भरता के कारण। ठीक। अगर यहाँ से अनुक्रमानुपाती को हटाएं तो देखो विमाओं की कंपेयर करो, इधर क्या है, वेग परिवर्तन, क्या है, समय, तो इधर वेग है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक समय के विमा वाली राशि काम में लेनी पड़ेगी। तो इट्स मीन dVd/dt ड्यू टू टक्कर दैट इज इक्वल टू माइनस Vd/, यहाँ जो हम राशि ले रहे हैं काम में समय के विमा वाली, इसे हम एक समय टो के रूप में परिभाषित करते हैं। देखो ये टो क्या होता है, इसको भी हम देखते हैं टो क्या होता है। तो इसके लिए हम इस समीकरण को थोड़ा सा हल करते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा dVd/Vd इज इक्वल टू माइनस dt/2। इसको समाकलित कीजिए,
तो ये आ जाएगा log VD इज इक्वल टू माइनस T/2 और प्लस से कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम परिभाषित करते हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं अपवहन वेग में परिवर्तन की, तो अपवहन वेग जब समय 0 था तो कण के पास में एक अपवहन वेग था जिसका मान है VD 0, मतलब t बराबर 0 पर। तो t बराबर 0 पर कण के पास में जो अपवहन वेग था वो क्या था, VD 0 था। तो ये मैं इस समीकरण में पुट करूं तो log VD का मान क्या है, VD 0 दैट इज इक्वल टू t बराबर 0 हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, c। तो हमें किसका मान मिल गया, इस कांस्टेंट का। इस कांस्टेंट का मान यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया log VD 0। इस राशि को इधर लाएंगे तो log के माइनस में, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो ये क्या परिभाषित हो जाएगा, इस समीकरण को मैं लिख रहा हूँ, log VD बाई VD 0 इज इक्वल टू माइनस T/2। log नेचुरल है e, तो यहाँ log को अगर हम e में लिखें तो ये हो जाएगा VD बाई VD 0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस T अपॉन टो। एंड व्हाट इज VD, VD इज इक्वल टू VD 0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस T अपॉन टो। देखिए, अगर मैं VD और T के बीच में एक ग्राफ बनाऊं तो यह ग्राफ t बराबर 0 पर यह अधिकतम मान VD 0 से स्टार्ट होगा, VD और T में ग्राफ, और फिर इसके मान में चरघातांकी रूप से क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। समझ आई बात। तो टक्कर के कारण जो अपवहन वेग है उसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, चरघातांकी रूप से कम हो रहा है। सपोज कि t जो है वो टो के बराबर है, इट्स मीन यहाँ e की घात क्या बच जाएगा, -1 या बट्टा e। तो VD उस समय कितना हो जाएगा, अपने अधिकतम मान का कितना, बट्टे e। और 1/e का मतलब होता है e का मान 2.72 रखें, तो ये हो जाएगा इसका 0.368, या हम ये कहें कि VD प्रारंभिक मान का 36.8 यानी 37% रह जाता है। ठीक है, वहां पर समय है वह किसके बराबर है, टो के बराबर है। समझ बात। तो टो एक ऐसा समय है जहां अपवहन वेग का मान कितना घटकर कितना हो जाए, VD 0 का 36.8 हो जाए, वह क्या कहलाता है, समय टो कहलाता है। और ऐसा समय जो टो है, इस टो को हम कहते हैं विश्रांति काल। और यह जो क्रिया यहाँ हो रही है इसको कहते हैं विश्रांति क्रियाएं। देखिए, विश्रांति काल को इंग्लिश में हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन कैसे, देखिए कि इसमें क्या होगा कि अपवहन वेग का मान जो है वो आगे बढ़ता नहीं रहेगा, टक्करों से अपवहन वेग का मान क्या हो जाएगा, कम। तो एक तरफ तो विद्युत क्षेत्र से अपवहन वेग का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरा टक्कर से अपवहन वेग का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच में एक साम्यावस्था उत्पन्न हो रही है। समझे ये बात, जिसमें एक बार वेग का मान बढ़ता है और फिर वेग का मान क्या होता है, कम होता है। तो इस साम्यावस्था में जो टाइम जितना मिलता है इलेक्ट्रॉन को फ्री रहने का, वह उसका टाइम क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। जिसको हम सामान्य भाषा में ये कहें कि दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन को मिला रेस्ट टाइम, वह विश्रांति काल कहलाता है। ठीक, 1 2 3 क्लियर। अब देखिए, अगर हम कुल परिवर्तन की बात करें किसमें, अपवहन वेग में, इट मीन dVD बाई dt, ठीक है, कुल टोटल। तो ये इन दोनों का योग होगा। इट्स मीन dVD बाई dt कौन सा, विद्युत क्षेत्र वाला, और dVD बाई dt कौन सा, टक्कर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब अगर हम विश्रांति जो प्रक्रियाएं हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि अपवहन वेग में जो कुल परिवर्तन होगा वो क्या रहेगा, शून्य, क्योंकि ये दोनों क्रियाएं क्या होती जाएंगी, एक के बाद एक होती जाएंगी और निकाय को एक स्थायी अवस्था में ले आएंगी। तो या ये कहें कि स्थायी अवस्था के लिए dVD बाई dt जो है वो क्या होना चाहिए, 0। इट्स मीन यहाँ हम ये मान रखते हैं और ये हो गया -QEx/m और -VD/τ एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरफ ले आए, तो ये हो गया
ये। और वीडी को अगर हम बताना चाहें तो वीडी इज इक्वल टू हो गया माइनस क्यू टू ई एक्स अपॉन एम। तो देखिए अपवन वेग का हमने फार्मूला ज्ञात किया है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ ये जो राशि है ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है अपने पास में। अपवहन वेग Vd इज इक्वल टू अपने पास में है माइनस क्यू टू ई एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब देखिए अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध था, Vd इज इक्वल टू क्या था, म्यू। तो यहाँ जो म्यू है ये क्या है, गतिशीलता। तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो गतिशीलता के लिए क्या मान मिल गया हमें, गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू टू अपॉन एम। ठीक, अब देखिए हमने बात की थी चालकता की, तो चालकता सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, माइनस क्यू एन म्यू। ठीक है, तो यहाँ म्यू गतिशीलता का मान हम रखेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया एन क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर और ये हो गया टो और अपॉन एम। तो हमें चालकता का मान मिल गया धातुओं के लिए ड्यूड लोरेंज थ्योरी से। तो चालकता ये है, तो प्रतिरोधकता भाई क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन क्यू स्क्वायर टो का व्युत्क्रम। तो प्रतिरोधकता है वो टो के क्या ये व्युत्क्रमानुपाती आई है यहाँ से, क्योंकि एम एन क्यू ये तो सब उस धातु के लिए क्या है कांस्टेंट है। तो ये प्रतिरोध जो विश्रांति काल है इसका जो बिहेवियर है वो हमें देखना पड़ेगा, किसके लिए, प्रतिरोधकता के लिए। ठीक है, तो ये ड्यूड लोरेंज थ्योरी से धातुओं की चालकता सिग्मा का मान हमने ज्ञात किया। अब आगे हम जो ये विद्युत चालकता है जो इसको हम ताप पे निर्भरता को दर्शाते हैं, तो सिग्मा व टी में संबंध किससे, ड्यूड लोरेंज थ्योरी से। तो देखिए अगर हम बात करें उसमें ऊर्जा से प्रवाह की, तो उसमें ऊर्जा से जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है उस प्रवाह का जो वेग होता है वह अपवन वेग से बहुत अधिक होता है। ये ध्यान दीजिएगा, एक v जो है वह Vd से बहुत ज्यादा है, लेकिन उन वेगों का माध्य वेग क्या होता है, जीरो। लेकिन क्या उनका वर्ग माध्य वेग जीरो होगा, क्या नहीं होगा। तो वर्ग माध्य वेग को अगर हम परिभाषित करें तो उनके लिए गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर बार, यहाँ देखो वी बार स्क्वायर नहीं, वी स्क्वायर बार, वर्ग माध्य वेग, जिसको हम इससे निरूपित कर रहे हैं। ये किसके बराबर होगा, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉनों के पास में सिर्फ कौन सी ऊर्जा है, जब उसमें अगर बात करें तो सिर्फ उसमें ऊर्जा है, और उसमें ऊर्जा का कितना मान होगा, सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो वह क्या होगा, 3v में 3 उसके पास क्या होंगी, स्वतंत्रता एक कोटि, तो 3v में गति कर सकता है। तो एक कोटि के संगत कितनी ऊर्जा है, 1/2 kT। तो यहाँ 3 के संगत कितनी होगी, 3/2 kT के यहाँ बोल्ट्ज मान नियतांक। तो यहाँ से अगर मैं v वर्ग माध्य वेग का मान अगर मैं ज्ञात करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 3 kT/m। और अगर वर्ग माध्य मूल वेग का मान ज्ञात करना चाहूँ तो यह आ जाएगा √3 kT/m। समझ में आई बात, ये है वर्ग माध्य मूल वेग जिसे हम Vrms कहते हैं। ठीक है, जब औसत शून्य होता है तो वहाँ वर्ग माध्य की बात करते हैं, क्योंकि इफेक्टिव चेंजेस तो हो ही रहे हैं उष्मा के कारण। नेक्स्ट देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण क्या करता है, टक्कर, देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, क्रमागत टक्कर करते रहते हैं, उन क्रमागत टक्कर के बीच में, दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन जितना समय लेता है वह क्या कहलाता है, विश्रांति काल। ठीक है, और दो टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन जितनी दूर फ्री चलता है, टक्कर नहीं करता, वह उसका क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ। वह उसका क्या कहलाता है, मुक्त पथ। अगर हम बात करें माध्य मुक्त पथ तो इन सभी मुक्त पथों का क्या ले लेंगे, औसत।
और ऐसे ही टो जो है वो विश्रांति कालों का क्या होता है, एक औसत होता है। तो अगर माध्य मुक्त पथ और टो और उस टक्कर में जो वेग है वो क्या है, VRMS। क्यों, हमने विद्युत क्षेत्र का, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का जो अपवन वेग है वो VRMS से बहुत कम होता है, इसलिए वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अगर हम माध्य मुक्त पथ को लैम्डा कहें, ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, फार्मूला लगाइए। तो माध्य मुक्त पथ यानी दो टक्करों के बीच में दूरी बराबर चाल, किस चाल से चलते हैं, VRMS से, और गुणा समय कितना लेते हैं, टो, विश्रांति काल। तो यहाँ से हम टो को अगर परिभाषित करें, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन VRMS। तो टो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन VRMS का मान रखिए √3kT और अपॉन m। ठीक है, देखिए यहाँ से आप तो और बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। ड्यूड ने ये कहा कि लेमडा जो है वो कांस्टेंट होता है, वो टेम्परेचर से फ्री रहता है। ठीक है, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, 1/T। विश्रांति काल टो जो है वो 1/T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस समीकरण से और इस समीकरण से टो का मान वहां से रखिए आप, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√T के, और सिग्मा का अपोजिट क्या होता है, रो इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा √T। देखिए, क्या चालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है, नहीं। चालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप के समानुपाती होती है। तो देखिए, ड्यूड लॉरेंज सिद्धांत से प्रतिरोधकता की या चालकता की ताप पर जो निर्भरता है वह सही नहीं आई। तो ये एक ड्यूड लॉरेंज थ्योरी की जो मुख्य कमी के रूप में है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ कमियां हैं ड्यूड लॉरेंज थ्योरी की, जिनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला, ड्यूड लॉरेंज थ्योरी के अनुसार चालकों की जो विशिष्ट ऊष्माधारिताएं हैं उनका जो मान है वह सही नहीं आया। ठीक है, सबसे पहली मोटी कमी इसमें यही है कि विशिष्ट ऊष्माओं के जो मान है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो या उस विशिष्ट ऊष्मा हो या ऊष्माधारिता हो, उनके मानों की जो ताप पर निर्भरता है वह इसमें सही नहीं आई, उनसे बहुत अधिक विचलन इसमें पाया गया। ड्यूड लॉरेंज थ्योरी से हम चालक, अचालक और अर्धचालक की जो व्याख्या है वह स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अतिरिक्त ड्यूड लॉरेंज थ्योरी से जो विद्यमान प्रांजनीय यानी धातुओं की ऊष्मा और विद्युत चालकता का जो अनुपात है, जो ताप के समानुपाती होता है, वह न्यून तापों पर ड्यूड लॉरेंज थ्योरी से उसको फॉलो नहीं करता, इसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। इसके अलावा धातुओं की जो संरचना है उसकी व्याख्या इस थ्योरी से नहीं कर सकते, और लो चुंबकत्व आदि गुणों की जो व्याख्या है वो भी ड्यूड लॉरेंज थ्योरी के द्वारा नहीं की जा सकती। इसके अलावा एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी जो धातुएं हैं उनकी जो चालकता का उनमें अलग अलग होना, उसकी व्याख्या भी ड्यूड लॉरेंज थ्योरी से नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इन कुछ कमियों के जो हैं, इनके कारण ड्यूड लॉरेंज जो थ्योरी है वह धातुओं की चालकता की व्याख्या करने में सफल नहीं रही। ठीक है, तो इसके बाद में जो अगली सोमरफील्ड की थ्योरी है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।